हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी चल रही होगी। और अब तो आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो है 25 मई 2025 में, उसको काफ़ी कम टाइम रह गए हैं। मुश्किल से 6 महीने ही रह गए हैं, क्योंकि कुछ दिन तो आप मान के चलिए कि कुछ न कुछ तो दिक्कत रहेगी या कोई प्रॉब्लम रहेगी या पढ़ने का मन नहीं होगा, तो वो दिन तो कुछ निकल ही जाएंगे। तो हमारे पास लिमिटेड रूप से 6 मंथ हैं, और इस 6 मंथ को कैसे यूटिलाइज करें जिससे इंडियन इकोनॉमी की जो तैयारी है हमारी बहुत अच्छे से हो सके। और जाहिर सी बात है कि इंडियन इकोनॉमी को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा तो कंसर्न रहता ही है, या कुछ स्टूडेंट को तो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि भाई इसकी कैसे प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि मान के चला जाता है कि बहुत टफ है और इसमें डेटा बहुत ज़्यादा पढ़ना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, डेटा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और ना ही ये टफ है, थोड़ी सी ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए है, इसकी जो टर्मोलॉजीज हैं या जो कहा जाए शब्दावलियां हैं, वो थोड़ी सी ट्रिकी हैं, उनको समझ लेंगे। और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, अगर इनको समझते हुए चलेंगे तो ये इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन है, ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है। ये एक बार पढ़ लेंगे और एक बार सही से समझ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमें तकलीफ देगा। तकलीफ तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें। वन टाइम इन्वेस्ट करके अगर अपनी टाइम को अगर सही से मैनेज करके इसको प्रिपेयर कर लिया जाए तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा सेक्शन है, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें अगर एक बार टर्मिनोलॉजी को सही से समझ लिया गया और सही से इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया गया तो ये चैप्टर हमें बहुत, या ये टॉपिक हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए आज डिस्कस करते हैं जो इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है, इनके इसको कैलकुलेट करने के विभिन्न तरीके क्या होते हैं, और विभिन्न मेथड्स क्या क्या हैं नेशनल इनकम के, यानी कि जो कहा जाए कि विभिन्न पहलू क्या हैं नेशनल इनकम के, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर देखेंगे कि नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में किन किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग इंक्लूड करते हैं और किन किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। तो बहुत डिटेल में हम लोग नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे आज। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होती है, इसकी डिफिनीशन से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है कि नेशनल इनकम की डिफिनीशन क्या है या इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने एक डिफिनीशन देने की कोशिश की है कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के वो योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ शब्द आए हैं, इन्हीं शब्दों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे कि ये शब्द, इन शब्दों के क्या मायने हैं। देखिए फर्स्ट यहाँ पे आया है एक वित्तीय वर्ष। तो पहला यहां पे शब्द हो गया वित्तीय वर्ष क्या होता है। ठीक है, फिर यहां पे आ गया अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, फिर यहां पे आ गया अंतिम उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, ये क्या है, और इनका मौद्रिक मूल्य। ये जितने भी शब्द हैं, इन्हीं शब्दों को क्लियर करते चलेंगे तो पूरी डिफिनीशन क्लियर हो जाएगी, या राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा है ये क्लियर होती जाएगी। तो देखिए सबसे पहला यहां पे जो शब्द आया है वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है। तो देखेंगे कि जैसे हम लोग ग्रेगरियन कैलेंडर को एडॉप्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, जनवरी फर्स्ट मंथ होता है, फिर फरवरी होता है, फिर मार्च होता है, फिर अप्रैल होता है। इस तरह से कैलकुलेट करते हुए चलते हैं। तो दिसंबर क्या होता है, लास्ट मंथ होता है। दिसंबर क्या होता है, वर्ष का अंतिम महीना होता है। तो इसी तरह से आर्थिक गतिविधियों को कैलकुलेट करने के लिए हर देश क्या करता है, प्रत्येक देश क्या करता है कि कुछ न कुछ एक मंथ से दूसरे मंथ को आर्थिक कैलकुलेशन के लिए लेता है। जैसे हिंदू माइथोलॉजी में देखा जाता है कि अभी देखा आप लोगों ने दीपावली बीती, तो दीपावली क्या होता है कि ये फाइनेंशियल ईयर का अंतिम मंथ होता है। इसके बाद से जो हम लोग के यहाँ जितने भी व्यापारी या व्यवसाय करने वाले लोग हैं, ये कहते हैं कि नहीं नहीं, पुराना हिसाब आज क्लोज कर दो, नया हिसाब शुरू करते हैं। तो इसका मतलब यही हो गया कि ये क्या हो गया, दीपावली ये फाइनेंशियल ईयर का, हिंदू माइथोलॉजी का जो फाइनेंशियल ईयर है उसका एंड मंथ है। इसी तरह से देखेंगे आप लोग कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आरबीआई है या जो सरकार है, ये फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन कैसे करती है। तो हम लोग 1 अप्रैल से शुरू करते हैं, 1 अप्रैल से, और 31 मार्च क्या होता है, ये फाइनेंशियल ईयर का कैलकुलेशन चलता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, जैसे आपने देखा कि 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाता है संसद में। 1 फरवरी को जब बजट प्रस्तुत होगा तो इस बजट के प्रावधान को 1 अप्रैल से लागू किया जाता है, और कब तक चलता है, नेक्स्ट साल के 31 मार्च तक चलता है। जैसे अभी
1 फरवरी को जो पेश किया गया था बजट, वो तो अंतरिम बजट था। फिर फाइनल बजट जो है वो 23 जुलाई को पेश किया गया। तो ये 23 जुलाई को जो बजट पेश किया गया, ये कब तक चलेगा? 31 मार्च 2025 तक। फिर 1 फरवरी 2025 में क्या होगा कि बजट पेश किया जाएगा, और ये कब तक चलेगा? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक ये बजट का पूरा प्रावधान होगा, यानी कि फाइनेंशियल ईयर होगा। तो इस तरह से कहा जाए कि आर्थिक घटनाओं की गणना करने के लिए जो ड्यूरेशन लेते हैं उसको हम लोग वित्तीय वर्ष करते हैं। जैसे भारत में क्या है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक का की जो अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है, उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? फाइनेंशियल ईयर क्या है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, दो शब्द से हम लोग का आमना सामना होता है। एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। दो शब्द हैं यहां पे। पहला है इकोनॉमिक्स और एक होता है इकोनॉमी। यहां पे इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र और इसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र क्या है या इकोनॉमिक्स क्या है? इसमें सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है कि आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। मतलब एक विषय के रूप में अध्ययन करना हो तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और जब किसी अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करना हो, उसके व्यवहारिक पक्ष के बारे में अध्ययन करना हो, जैसे मान लेते हैं इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया, अब यहां पे होगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था, मतलब यहां पे इंडिया की अर्थव्यवस्था, मतलब इसी इकोनॉमिक सिद्धांतों का जो व्यवहारिक पक्ष है, जो प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट्स है, उनका क्या प्रदर्शन है या उनकी क्या स्थिति है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें एक स्थान जुड़ गया और एक क्या हो गया, समय जुड़ गया। समय का स्थान का मतलब क्या हो गया कि जैसे इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंडिया के बारे में, और कब के अर्थव्यवस्था, इस समय, इस फाइनेंशियल ईयर, या इस समय, इस ड्यूरेशन की अर्थव्यवस्था, जैसे अंग्रेजों के समय की अर्थव्यवस्था या अंग्रेजों के बाद, स्वतंत्रता के बाद की अर्थव्यवस्था। तो यहां पे क्या हो गया, स्पेस एंड टाइम दोनों जब इसके साथ इंक्लूड हो गए तो ये एक पर्टिकुलर क्या हो गई, अर्थव्यवस्था को डिनोट करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में होगा, और इसको अर्थव्यवस्था क्या है, जितनी भी आर्थ इकोनॉमिक कैलकुलेशन है, एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां हैं। आर्थिक गतिविधियां क्या हो गई, उत्पादन करना, संसाधनों का आवंटन करना। संसाधन कैसे हैं, संसाधन सीमित संसाधन है, इनका यूज करते हुए अर्थव्यवस्था में उत्पादन करना, और ये जो भी उत्पादन हुआ है इसका वितरण करना। ये पूरी क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई, या जिनको कहते हैं आर्थिक गतिविधियां हो गई। इन्हीं आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किसमें किया जाता है या देखा किसमें जाता है, अर्थव्यवस्था में। अध्ययन किसमें किया जाता है, अर्थशास्त्र में। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इकोनॉमिक्स जो टर्म्स है या जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र, उसमें एक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है इकोनॉमी जिसको अर्थव्यवस्था कहते हैं, कि इन्हीं अर्थशास्त्र का क्या होता है, व्यवहारिक पक्ष होता है। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। देखिए, एक हम लोग इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि जैसे उत्पादन प्रक्रिया में कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो मध्यस्थ की भूमिका में होती हैं, यानी कि इनपुट होती हैं, आगत होती हैं, जिनको बोलते हैं इंटरमीडिएटरी गुड्स। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये मार्कर है, और हम लोग इसको डिजिटल मार्कर के रूप में नहीं डिनोट करते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये पेन के रूप में है। एक पेन है, पेन क्या हो गई, अब पेन एक फाइनल गुड है, लेकिन पेन में क्या होगा कि कई प्रकार की मध्यस्थ वस्तुएं होंगी। कैसे मध्यस्थ वस्तुएं होंगी और पेन फाइनल गुड्स कैसे होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, यहां पे मान लेते हैं कि पेन है, पेन का फाइनल उत्पादन करना है, लेकिन क्या करना होगा, पेन में क्या लगेगा, दो चीज मानते हैं। पहला लगेगा प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक से इसकी बॉडी बनेगी, तो पहला तो हो गया प्लास्टिक। फिर दूसरा क्या हो गया, दूसरा हो गया इंक। इंक होगा और प्लास्टिक दोनों मिलकर क्या करेंगे, पेन का निर्माण करेंगे। तो यहां पे प्लास्टिक और यहां पे इंक, ये दोनों क्या हो गए, ये मध्यस्थ वस्तुएं हो गई, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गई। और जब दोनों का कल सही से इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे प्लास्टिक से बॉडी बना दी गई और इस बॉडी में क्या कर दिया गया, इंक डाल दिया गया, तो फाइनल क्या बन जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा मार्कर या पेन हो जाएगा। तो यहां पे देखा गया कि जो प्लास्टिक है और जो इंक है, ये क्या हो गई, मध्यस्थ वस्तुएं हो गई, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गई।
ठीक है। और यहाँ पे पेन या मार्कर क्या हो गया, ये फाइनल गुड्स हो गया। ठीक है, अब इसको एक दूसरे उदाहरण से हम लोग समझते हैं जो बहुत बेसिक एग्जांपल है, इसके माध्यम से आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेंगे कि जैसे मान लीजिए हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट में बिस्किट लेते हैं। बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट के लिए क्या चाहिए, देखिए सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे खेत में वीट का प्रोडक्शन होगा। खेत में किसका प्रोडक्शन होगा, वीट का प्रोडक्शन होगा। इस वीट को क्या कर देंगे कि जब फ्लावर मिल में हम लोग देंगे तो इसका आटा बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, आटा। गेहूं की पिसाई कर दी गई, ये आटा में कन्वर्ट हो गया। फिर आटा से क्या बन जाएगा, यहां पे बिस्किट बन जाएगा। बेकरी में गया, ठीक है, तो ये बिस्किट बन गया। अब देखिए यहां पे गेहूं, जो गेहूं है वीट है, और यहाँ पे जो फ्लावर है आटा है, ये दोनों क्या हो गए, यहाँ पे मध्यस्थ वस्तुएं हो गई, इंटरमीडिएटरी गुड्स हो गई। जबकि फाइनल प्रोडक्ट क्या हो गया, यहाँ पे बिस्किट हो गया। ठीक है, तो देखिए वस्तुओं के रूप में क्या होगा कि उत्पादित अंतिम वस्तुएं, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में, वित्तीय वर्ष में जितनी बिस्किट का उत्पादन होगा, इन्हीं के उत्पादन मूल्य को हम लोग जोड़ेंगे। दूसरा यहाँ पे तो समझ में आ गया कि वस्तुओं का तो समझ में आता है कि ये मध्यस्थ वस्तुएं हैं और ये अंतिम वस्तुएं हैं, फाइनल गुड्स हैं या फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन सेवाओं में कैसे देखेंगे, तो सेवाओं का कैसे अंतिम सेवा के रूप में कैलकुलेशन किया जाएगा, इसको एक बहुत सिंपल तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे हम लोग एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। तो वस्तुओं के बारे में तो हम लोगों ने देख लिया कि अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, फिर देखते हैं हम लोग अंतिम सेवाएं क्या होती हैं। चलिए मान लेते हैं कि हम लोग मैं ही मान लेता हूं अपने आप को कि मान लीजिए मुझे डॉक्टर को दिखाना है, किसी हॉस्पिटल में मैं जाता हूं, तो हॉस्पिटल में मैं जाऊंगा तो हॉस्पिटल की एंट्री गेट पे क्या होगा, कोई ना कोई गार्ड होगा, सिक्योरिटी गार्ड होगा। ये क्या करेगा कि वेलकम करेगा, पूछेगा क्या काम है आपको, तो मैं बताऊंगा मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो यहां पे गेट पे ही क्या किया इसने, जो फर्स्ट सर्विस मुझे प्रोवाइड कराया, ये सिक्योरिटी गार्ड था जिसने मुझे क्या किया कि सबसे पहले सेवा दिया। लेकिन मैं सिक्योरिटी गार्ड से सेवा लेके वापस नहीं आ जाऊंगा, मैं आगे जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड बोलेगा कि ठीक है आप रिसेप्शन पे चले जाइए, यहां पे आप जाके बात कर लीजिए, यहां पे पर्ची कटा लीजिए। मैं रिसेप्शन पे गया तो यहां पे जो भी रिसेप्शन पे है, जो भी रिसेप्शनिस्ट है, ये पूछेगा क्या हुआ आपको, क्या काम है आपका, तो मैं बताऊंगा, मान लेता हूं कि मुझे आंख की दिक्कत है, तो मैं उससे बोलूंगा कि देखो मेरी आंख में दिक्कत है, मुझे डॉक्टर को दिखाना है। तो वहां पे रिसेप्शनिस्ट, यहां पे फर्स्ट क्या हुआ कि यहां पे गेट कीपर ने मुझे असिस्ट किया या मुझे सेवा प्रदान किया, गेट खोल के वेलकम किया, उसने पहली सेवा दी। दूसरा क्या है कि रिसेप्शनिस्ट है, यहां पे इसने सेवा दी मुझे, किसने क्या किया कि मुझसे पैसा लिया इसने, और इसने क्या किया कि मुझे सजेस्ट किया कि अच्छा फला डॉक्टर हैं जो फला चेंबर में बैठते हैं, फला नंबर चेंबर में बैठते हैं, आप जाके उनको, ये फला नंबर है आप जाके दिखा लीजिए। फिर यहां से मैं जब आगे बढ़ूंगा तो फाइनली मैं कहां पहुंचा, यहां डॉक्टर के पास पहुंचा जहां पे डॉक्टर है। इन्होंने क्या किया, मुझे थर्ड नंबर की सर्विस प्रोवाइड की। देखिए फाइनली मुझे सर्विस किससे लेनी थी, डॉक्टर से लेनी थी। ये फाइनल सर्विस हो गई, अंतिम सेवा हो गई। लेकिन यहां पे गेट कीपर और यहां पे जो रिसेप्शनिस्ट हैं, इन्होंने मध्यस्थ सेवाएं प्रदान कर दी। क्यों प्रदान कर दी, क्योंकि फाइनल सेवा जो डॉक्टर से मुझे दिखाना था या डॉक्टर से जो सर्विस लेनी थी, उसके पहले इन्होंने क्या किया, अपनी मध्यस्थ सेवाएं प्रदान की। जाहिर सी बात है कि अगर मैं डॉक्टर को 500 रुपीज पे करता हूं तो ये टोटल 500 रुपीज डॉक्टर को ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि अगर इसका अगर सेगमेंटेशन किया जाए, अगर इसका डिवाइडेशन किया जाए, अगर इसको बंटवारा किया जाए, तो हो सकता है कि भाई मेरे जो फीस है उससे 10 रुपया गार्ड को जाता है, 40 रुपया रिसेप्शन वाले को जाता है, और डॉक्टर को कितना मिलता है, 450 रुपए मिलते हैं। लेकिन ये 40 रुपए और ये गार्ड को दिया हुआ 10 रुपए, जो इसमें से बाइफर्केशन होगा या डिवाइड किया जाएगा, तो फाइनल पे हमने कितना किया है, 500 किया है। तो अंतिम सेवा का मूल्य ये हो गया। ठीक है, तो जितने भी अर्थव्यवस्था में सेवाएं उत्पादित करने वाले लोग हैं, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई एडवोकेट हो, या अदर पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो अंतिम सेवाएं प्रदान करते हैं, उनके कुल मौद्रिक मूल्य को, अब यहां पे हम लोग कई शब्दों को स्पष्ट कर चुके। पहले वित्तीय वर्ष को स्पष्ट कर लिया हमने, अर्थव्यवस्था को स्पष्ट कर लिया, अंतिम वस्तुओं को स्पष्ट कर लिया, अंतिम सेवाओं को स्पष्ट कर लिया। इन शब्दों को हम लोगों ने स्पष्ट कर लिया। अब यहां पे एक शब्द और है, मौद्रिक मूल्य।
अब ये मौद्रिक मूल्य क्या होता है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारी जो अर्थशास्त्र की डिफिनीशन है, उसमें सारी एक्टिविटियों को आर्थिक रूप से नहीं माना जाता है। कुछ एक्टिविटीज को अनार्थिक माना जाता है, नॉन इकोनॉमिकल माना जाता है, और उनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, उनका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं होता है। तो ये एक अर्थशास्त्र की परिभाषा है, जिसमें कुछ आर्थिक गतिविधियां होती हैं कि जिनकी मौद्रिक मूल्य होता है या मॉनेटरी वैल्यू होता है। जैसे देख लीजिए, मान एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एक लेडी है जिसका नाम है ए। ये लेडी अपने घर में अपने घर में काम करती है। जाहिर सी बात है कि सुबह उठेगी, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएगी, घर की साफ सफाई करेगी, फिर बच्चों को तैयार करके स्कूल उनके भेज देगी, फिर बाकी कपड़े धुलाई करना है, घर की देखभाल करना है, फिर शाम को फिर इसने दोपहर में लंच बनाया, फिर इसके बाद डिनर बनाया। ये सारी एक्टिविटीज अपने घर में करती है एज हाउस वाइफ, यानी कि एक गृहिणी के रूप में अपने घर में एक सेवाएं देती है। तो अपने घर में किए हुए काम को अपने घर में किए हुए काम को क्या माना जाएगा, गैर आर्थिक माना जाएगा, नॉन इकोनॉमिकल मानेगा। अब ये फेमिनिस्ट जो हैं वो उसका विरोध करते हैं इसी को, और जो नारीवादी हैं या जो भी फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि एक महिला के अपने घर में किए गए सर्विस को, सेवा को भी आर्थिक माना जाए। इससे महिलाओं की आर्थिक जो स्थिति है, या कहा जाए कि जो उनके बारे में समाज में भ्रांति है कि ये गैर उत्पादक होती हैं या ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करती हैं, तो इनसे ये भ्रम दूर होगा। तो बहुत से फेमिनिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि ये एक तरह से किया गया भेदभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग डील नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो इकोनॉमिक्स ने या जो अर्थशास्त्र ने जो डिफिनीशन दी है और जिसको हम लोग लेते हैं, उसके बारे आधार पे ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। बाकी फेमिनिस्ट अगर बात होगी तो वहां पे हम लोग इसका सपोर्ट करेंगे कि बिल्कुल सही कहा जाता है, महिलाओं की घरेलू कार्य में या एक गृहिणी का या एक हाउस वाइफ का अपने घर में किए गए कार्य को भी इकोनॉमिक मानना चाहिए, आर्थिक मानना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए बहुत सी चीजें ऐसी है ना, जैसे हम लोग जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे यूपीएससी में आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कोई आईएफएस बन जाए, तो अर्थशास्त्र जो मानता है ना, वो ये मानता है कि ये गैर विकासात्मक कार्य होते हैं। मतलब एक आईएएस है वो अपने जिले का सोचिए कि बॉस है, किंग है अपने डिस्ट्रिक्ट का। एक आईपीएस है वो पूरे पुलिस प्रशासन का किंग है अपने डिस्ट्रिक्ट का। बट अर्थशास्त्र बोलता है कि ये गैर विकासात्मक कार्य करते हैं, ये विकासात्मक कार्य नहीं करते हैं किसी भी रूप में। तो अर्थशास्त्र इनको कोई कार्य महत्वपूर्ण नहीं मानता है, इनके कार्य को बोलता है कि ये इनके ऊपर जो व्यय किया जाता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है, वो गैर विकासात्मक होगा। जब हम लोग बजट को डिस्कस करेंगे तो वहां पे बहुत डिटेल में देखेंगे कि बजट का जो फर्स्ट पार्ट तो होता है कुल रिसिप्ट, टोटल कुल प्राप्तियां, और दूसरा पार्ट होता है कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर को भी बाइफरकेट करते हैं तो एक होता है राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो राजस्व व्यय को दो भागों में फिर बांटते हैं, एक होता है विकासात्मक और एक होता है गैर विकासात्मक। तो प्रशासन पे जो व्यय किया जाता है सरकार द्वारा, उसको मानता है अर्थशास्त्र, या हमारे बजट में किस रूप में डिनोट करते हैं, गैर विकासात्मक, नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मानता है, ठीक है। तो उसको अब बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आप सोचिए कि एक आईएएस कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है, पूरे जिले की प्रशासन को देखना, एक आईपीएस कितना महत्वपूर्ण कार्य करता है। लेकिन अर्थशास्त्र मानता है कि ये गैर विकासात्मक है। बल्कि अर्थशास्त्र एक रिक्शे वाले को कहता है कि भैया ये सेवाएं उत्पादित कर रहा है, एक डीएम से ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये विकासात्मक योगदान दे रहा है, या ये आर्थिक गतिविधियों में योगदान दे रहा है क्योंकि सर्विस उत्पादित कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो देखिए ये देखने का एक नजरिया है। तो एक गृहिणी जो अपने घर में कार्य करती है, इसको माना जाता है कि इसका कोई मौद्रिक मूल्य नहीं है, इसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, इसलिए इसके इसके उत्पादन को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, इसको मौद्रिक मानेंगे ही नहीं। लेकिन वही ए महिला जो है, ये दूसरे के घर में एज ए मेड काम करती है। मान लेते हैं कि ये दूसरे के घर में जाके जो काम अपने घर में करती है कि ब्रेकफास्ट तैयार करना, लंच तैयार करना, साफ सफाई करना, डिनर प्रिपेयर करना, यही काम वो दूसरे के घर में जाके अगर करती है, तो इसको क्या माना जाएगा, इसको आर्थिक माना जाएगा। और इसका क्या होगा, इसका मॉनेटरी वैल्यू होगा, या जो बोलते हैं कि मौद्रिक मूल्य होगा। तो ठीक है,
जिन गतिविधियों को हम आर्थिक रूप से नाप सकते हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य हो सकता है, उन्हीं को हम राष्ट्रीय आय की गणना में क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि मौद्रिक मूल्य का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका ही जितने भी यहाँ पे अंतिम वस्तुएं और अंतिम सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य है, इसके योग को ही क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे इसमें विदेशों से प्राप्त आय को भी सम्मिलित किया जाता है। जाहिर सी बात है कि हम लोग इंडियन अर्थ इकोनॉमी क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, एक ओपन अर्थ इकोनॉमी है जिसको खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब है कि हम बाकी विश्व के अन्य देशों के साथ क्या करते हैं, आयात और निर्यात करते हैं, उनके साथ भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, तो बहुत से हम भुगतान करते हैं और बहुत सी प्राप्तियां हम करते हैं। ठीक है, तो इसमें विदेशों से जो आय प्राप्त हो रही है उसको इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। और अभी हम लोग इसको और डिस्कस करेंगे इसका कि जब एक होता है सकल घरेलू उत्पाद और एक होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एक बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे और डिटेल से इसको हम लोग समझेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाइलिंगुअल हमने दिया हुआ है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं या हैं उनको भी समझ में आए कि क्या इसका मतलब है, नेशनल इनकम की क्या परिभाषा है और इसमें क्या किसको किसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं इसमें। और देखिए, जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाता है, एक इसकी काउंटिंग की जाती है, तब इसमें कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित की जाती हैं और कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जो राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं की जाती हैं, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, एक तो पहला है कि गणना वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य। अब गणना वर्ष का मतलब क्या हो गया, जैसे ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी हम लोग जिस फाइनेंशियल ईयर में हैं इसकी बात करते हैं। तो ये फाइनेंशियल ईयर क्या है, ये 2024 टू 2025 फाइनेंशियल ईयर है। शुरुआत कहां से हुई है, 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुआ है और चलेगा कब, ये 31 मार्च 2025 तक। ये गणना वर्ष है या फाइनेंशियल ईयर है। अब देखिए कि इस फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं अंतिम रूप से उत्पादित की गई हैं उनका मौद्रिक मूल्य इसमें शामिल किया जाएगा। जैसे 2024 और 2025 फाइनेंशियल ईयर में या वित्तीय वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना की जाएगी, तो इस अवधि में जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की गई हैं उनके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि स्वयं के उपभोग के लिए किया गया उत्पादन। देखिए, दो चीज होता है। एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक फार्मर है जो वीट प्रोडक्शन करता है, गेहूं का उत्पादन करता है। ये फार्मर जब वीट का प्रोडक्शन करता है तो इस वीट के प्रोडक्शन का दो उद्देश्य हो सकता है। मान लेते हैं कि वो 100 केजी वीट प्रोडक्शन करता है, 100 केजी वीट प्रोडक्शन करता है। अब हो सकता है कि ये 50 केजी 50 किलो वीट खुद को खाने के लिए रख ले कि भाई ऐसा करते हैं कि ये 50 केजी जो गेहूं है या वीट है ये हम खुद खाएंगे, इसको हम खुद ही सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लेता है। और 50 केजी जो वीट है, जो 50 केजी वीट है, इसको बोलता है कि भाई इसको हम मार्केट में सेल कर देंगे, इसको मार्केट में सेल कर देंगे। या मान लेते हैं कि इसी 50 किलो गेहूं को वो पीस के आटा बनाता है और आटा से बिस्किट बना लेता है। फाइनल वस्तु क्या हो गई, बिस्किट हो गई। तो देखिए, ये 50 केजी जो गेहूं खुद को खाने के लिए रखा हुआ है, सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा हुआ है, इसको राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग शामिल करेंगे। चाहे इस वीट से वो यहाँ पे बिस्किट बना रहा है और चाहे वो गेहूं खुद खा रहा है, अगर खुद खा ले रहा है तो उसको भी राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित करेंगे। या इस पूरे 100 केजी गेहूं को बेच दे रहा है और जो खरीद रहा है
वो इस गेहूं को या तो खा ले रहा है या इसका बिस्किट बना के बेच रहा है, ये उसके मूल्य पे निर्भर करेगा। अगर गेहूं को ही खा ले रहा है तो गेहूं का फाइनल प्राइस क्या होगा उसको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित कर लेंगे। और अगर गेहूं से आटा पीस रहा है, आटा पीस के फिर उससे बिस्किट बना रहा है, तो बिस्किट का फाइनल प्राइस क्या होगा, मूल्य क्या होगा, उस बिस्किट के मूल्य को राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे हम लोग, सम्मिलित कर लेंगे। तो यहां एक चीज ध्यान रखना है कि यहां पे अगर कोई उत्पादक है, वो चाहे बिस्किट बनाने वाला, गेहूं बनाने वाला हो, कार उत्पादक हो या कोई भी हो, अगर स्वयं के उपभोग के लिए भी उत्पादन कर रहा है तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उसको सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो बेचने के लिए कर रहा हो और चाहे स्वयं के उपभोग के लिए कर रहा हो, वो राष्ट्रीय आय की गणना में क्या होगी, सम्मिलित होगी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे तीसरा देखते हैं, अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक गणना वर्ष में उत्पादित वस्तुएं। ठीक है, देखिए यहां पे एक चीज ध्यान में रखिए। देखिए इस थर्ड पॉइंट को थोड़ा सा समझना है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक। अब देखिए फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अप्रयुक्त, मान लीजिए कि गेहूं उत्पादन हुआ है, ठीक है, गेहूं उत्पादन हुआ है, 100 केजी गेहूं का उत्पादन हुआ है, ठीक है, और जो फार्मर है वो इस 100 किलो गेहूं से बिस्किट बनाता है, ठीक है, बिस्किट बनाता है, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि इस फाइनेंशियल ईयर में 2024-25 में हम 100 किलो गेहूं से बिस्किट बनाएंगे, लेकिन फाइनली क्या कर पाया वो कि 50 किलो गेहूं से तो बिस्किट बना दिया, ठीक है, 50 किलो गेहूं से बिस्किट बनाया, तो जो 50 किलो गेहूं है इससे बिस्किट बनाया तो इसका मूल्य हो गया 5,000 रुपए। 5,000 रुपए का बिस्किट बना दिया वो। 50 किलो गेहूं से आटा बनाया, आटा से फिर बिस्किट बनाया। तो देखिए यहां पे ये 5,000 रुपए जो हैं, जो बिस्किट का प्राइस है, ये तो राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट श्योर होगा क्योंकि अंतिम वस्तुएं हैं, ये राष्ट्रीय आय का कैलकुलेशन होगा। तो ये 5,000 रुपए के जो बिस्किट बन गए हैं ये तो निश्चित रूप से सम्मिलित किए जाएंगे। अब मान लेते हैं कि जो 50 किलो गेहूं बचा है ये अभी प्रयुक्त नहीं हुआ है, ठीक है, अभी ये गेहूं के रूप में ही है, लेकिन अभी इसका कोई यूज नहीं हुआ है। और इस 50 किलो गेहूं का मूल्य मान लेते हैं कि 1,000 रुपए है, 1,000 रुपए है, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय आय की गणना होगी, तब तक मान लीजिए गेहूं से भी बिस्किट नहीं बनाया, तब तक ये फाइनेंशियल ईयर जो है, वित्तीय वर्ष है, वो समाप्त होने वाला है। अब यहां पे क्या होगा कि एक तो ये जो है फाइनल बिस्किट की जो प्राइस है 5,000 रुपए, ये तो राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित होगा, लेकिन ये जो मध्यवर्ती वस्तु गेहूं है इसका मूल्य भी राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित होगा। क्यों? क्योंकि भले इससे अब बिस्किट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बने, लेकिन ये जो है जो मध्यवर्ती वस्तु है, इसकी मध्यवर्ती अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक जो 50 किलो गेहूं है, इसका जो मौद्रिक मूल्य है, इसको इसी फाइनेंशियल ईयर में क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो गेहूं और बिस्किट का से जो राष्ट्रीय आय होगा, वहां पे 5,000 रुपए जो बिस्किट के रूप में फाइनल प्रोडक्ट हुआ है, अंतिम वस्तुएं हैं, और 1,000 रुपए के रूप में जो गेहूं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं, ये दोनों कैलकुलेट होंगी। तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 रुपीज होगा। ठीक है, तो ये है, तो पहला तो यही है अप्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक जो गेहूं के रूप में हमने देखा, और दूसरा गणना वर्ष में उत्पादित वस्तुएं परंतु उस वर्ष में न बिकी। अब ठीक है, मान लेते हैं कि बिस्किट इस फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित हुआ है, लेकिन पैकेजिंग करते करते 31 मार्च हो गया और ये नहीं बिका। 31 मार्च 2025 मान लेते हैं आ गया और पैकेजिंग करके बिस्किट रखा गया, लेकिन बिका नहीं। बिकेगा कब, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। भले ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बिके, लेकिन बन गया है, उत्पादित हो गया है, जो इसकी मौद्रिक मूल्य होगा वो राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट भी समझ में आ गया है। बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूं कि जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसमें
जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं, इंटरमीडिएटरी गुड्स हैं, उनके मौद्रिक मूल्य को भी शामिल करेंगे और जो अंतिम उत्पादित वस्तुएं हैं उसके भी मौद्रिक मूल्य को शामिल करेंगे अगर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है तो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो इसमें नेक्स्ट है ब्रोकर या जो कमीशन पे लेके काम करने वाले लोग हैं, इनका ब्रोकरेज भी क्या होता है, राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि कई बहुत से कल्चर चला हुआ है कि हम लोग को फ्लैट लेना हो या कुछ काम करना हो, जैसे शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, तो उसमें ब्रोकर होते हैं, उन ब्रोकर के थ्रू ही ये काम हम कर सकते हैं। तो जब वो काम करा लेते हैं तो अपना कमीशन लेते हैं। तो जो ब्रोकर है ना, उसको दिया गया कमीशन, चाहे किसी काम में ब्रोकर है, उसको दिया गया कमीशन क्या होगा, राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोकर का कमीशन। क्यों? क्योंकि यह उत्पादक सेवा है भाई। ब्रोकर ने क्या किया, अपनी सर्विस प्रोवाइड करा, इस सर्विस का उत्पादन किया, हमें उसने काम किया, या तो हमारे शेयर की उसने ट्रेडिंग की, क्रय विक्रय कराया, या जो हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि हमें फ्लैट चाहिए, रूम चाहिए, तो हम किसी न किसी ब्रोकर के थ्रू ही लेते हैं। तो जो ब्रोकर को कमीशन देते हैं ना, वो भी राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि जो ब्रोकर का कमीशन है, इस कमीशन को भी राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में शामिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसने क्या किया है, सेवाओं का उत्पादन किया है जो ब्रोकर है। ठीक है, तो ये आई थिंक ये भी समझ में आ गया। पांचवा है वेतन एवं भत्ता। जो भी वेतन एवं भत्ता दिया जाता है सरकार द्वारा या प्राइवेट सेक्टर द्वारा, ये सब क्या होगा, ये राष्ट्रीय उत्पाद के कैलकुलेशन में इसको शामिल किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जितनी भी सेवाएं, चाहे आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाएंगे, या आईएफएस में चले जाएंगे, या बाकी एलाइड सर्विसेज में चले जाएंगे, तो आपको जो सरकार वेतन देगी, अलाउंसेस देगी, सैलरीज देगी, इसको क्या होगा, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उत्पादन गतिविधियां कर रहे हैं भाई, आप ऑफिस में जा रहे हैं, आप 10 घंटे 8 घंटे जो भी वर्क कर रहे हैं, सरकार उसके बदले आपको सैलरी दे रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, आप सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि वो अर्थशास्त्र बोले कि ये विकासात्मक सेवाएं नहीं है, ये गैर विकासात्मक है, नॉन डेवलपमेंटल सर्विसेज हैं, वो अलग चीज है, बट आप सर्विस तो प्रोवाइड करा रहे हैं ना। तो इसलिए जितने भी वेतन हैं, सैलरीज हैं या अलाउंसेज हैं, इनको भी हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट है, सरकार द्वारा जनता को दी जाने वाली निशुल्क सेवाएं व भोजन। देखिए, अभी सरकार बहुत से कोविड-19 पैंडेमिक के पहले भी और उसके बाद भी बहुत सी ऐसी फ्री सर्विसेज सरकार दे रही है। जैसे 5 किलो अनाज का जो है प्रधानमंत्री अन्न योजना, जो अंत्योदय अन्न योजना का एक्सटेंशन है, इसमें 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। जो 81.3 करोड़ लोग हैं भारत में, इनको 5 किलो अनाज पर मंथ दिया जा रहा है। या सरकार क्या करती है कि जैसे हॉस्पिटल में अभी आयुष्मान भारत योजना में जो मेडिकल फैसिलिटीज दी जा रही हैं, या बहुत से ऐसे सब, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट महिलाओं को बसों में फ्री यात्रा करने के लिए जो फैसिलिटीज दे रही हैं, इस तरह से अन्य स्टेट में, कई स्टेट, कर्नाटक स्टेट में भी बहुत से ऐसी की गई हैं, या मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना में जो दी जा रही हैं, या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज दी जा रही हैं जो क्या हैं, निशुल्क हैं, फ्री हैं, और भोजन दिया जा रहा है। जैसे बहुत जगह गवर्नमेंट जैसे एमडीएम, मिड डे मील जो बच्चों को देती है, ठीक है, जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के स्टूडेंट हैं, क्लास 1 से क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट हैं गवर्नमेंट स्कूल में, इनको गवर्नमेंट क्या करती है, इनको शिक्षा भी निशुल्क दे रही है, फ्री एजुकेशन भी दे रही है, और फ्री भोजन भी दे रही है, मील भी दे रही है। भले गवर्नमेंट फ्री दे रही है, लेकिन इसके भी मौद्रिक मूल्य को हम किसमें इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि गवर्नमेंट जिनसे ये सेवाएं प्रोवाइड करा रही है, उनको तो पेमेंट दे रही है भाई। गवर्नमेंट ये सर्विसेज कहां से दे रही है, ये निशुल्क भोजन कहां से दे रही है, जो देश के लोग टैक्स दे रहे हैं उसी पैसे से दे रही है। ठीक है, या जिनसे ले रही है, मान लीजिए कोई डॉक्टर अगर हॉस्पिटल में फ्री सेवा दे रहा है, तो हमें भले वो फ्री सेवा दे रहा है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे बदले खुद पेमेंट दे रही है। हम नहीं दे रहे हैं शुल्क उसको, या फी नहीं दे रहे हैं, बट गवर्नमेंट तो उसको फीस दे रही है ना, फीस के रूप में उसको सैलरी दे रही है। या एमडीएम जो है, गवर्नमेंट निःशुल्क भोजन हमें भले प्रोवाइड करा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि गवर्नमेंट जो निशुल्क भोजन दे रही है, इसके लिए हमारे टैक्स से ही तो पैसा दे रही है। तो हम भले डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं, हम भले प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट दे रही है ना, तो इसलिए ये जितने भी फ्री सर्विसेज हैं या फ्री गुड्स हैं,
ये भले फ्री मिल रहे हैं लेकिन इनको भी नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, देखिए फिर है विदेशों में स्थित। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि ये कई जगह हम लोग को काम आएगा। एक तो हम लोग का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वहां पे भी इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आएंगी। दूसरा अभी हम लोग जीडीपी और जीएनपी की जब बात करेंगे तो वहां पे भी इस तरह की चीजें हमें हमारे सामने आएंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है विदेशों में स्थित भारतीय बैंकों द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं यहां तक का। देखिए यहाँ पे बैंक तो एक सिंबॉलिक सेंटेंस है। भारत के जो भी प्रतिष्ठान विदेशों में जाके कार्य कर रहे हैं, चाहे बैंक हो, बीमा हो, या भारत के नागरिक हो, कुछ भी हो, ये जाके जो विदेशों में कार्य करेंगे या जो अर्जित करेंगे, इसको भी हम भारत के राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। एक एग्जाम्पल के रूप में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, इंडिया का एक बैंक है एसबीआई, और यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मान लेते हैं कि इंडिया का जो बैंक है एसबीआई, ये जाके यूके में ऑपरेट करता है, यानी कि एसबीआई की जो ब्रांच है वो जाके यूके में काम कर रही है। ठीक है, और यूके का एक जो बैंक है ये इंडिया में आके काम कर रहा है, स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक जो है ये इंडिया में आके काम कर रहा है। ठीक है, तो देखिए ये एसबीआई की जो ब्रांच है यूके में, ये मान लेते हैं कि ये 100 रुपीज, अभी हम लोग सिंपल तरीके से रुपए में ही कैलकुलेट करते हैं, ये 100 रुपए जाके ब्रिटेन में इनकम जनरेट करती है। ठीक है, और यहां पे जो यूनाइटेड किंगडम का जो बैंक है स्टैंडर्ड है चार्टर, ये इंडिया में आके ये 50 रुपए ये इनकम जनरेट करता है। ठीक है, तो देखिए ये एसबीआई भारत का बैंक है, लेकिन ये एसबीआई की ब्रांच जहां के कहां ऑपरेट कर रही है, ये ऑपरेट कर रही है यूके में। इसी तरह से जो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है ये यूके का बैंक है, बट आके ये ऑपरेट कहां कर रहा है, ये ऑपरेट कर रहा है इंडिया में। अब देखिए क्या होगा कि एसबीआई जो ये 100 रुपीज अर्न कर रही है यूके में, इसको भारत के राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड करेंगे। लेकिन ठीक इसके विपरीत दूसरा पार्ट हम लोग आते हैं। पहला पार्ट तो ये है कि विदेशों में स्थित भारतीय बैंक द्वारा अर्जित आय, जो ये भारत का एसबीआई जाके यूके में लाभ अर्जित कर किया है 100 रुपए, इसको भारत के राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेंगे। पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। अब देखिए, जबकि भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ जो कि विदेशी आय है, इसको राष्ट्रीय आय से घटा दिया जाएगा। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। अब ये जो स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड बैंक है, ये भारत में आके 150 रुपए इसने लाभ अर्जित किया है, तो अब क्या करेंगे, जब भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो इस 50 रुपए को भारत के राष्ट्रीय आय से नहीं जोड़ेंगे, ये कहां के राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे। तो दूसरा पार्ट भी क्लियर हो गया। ठीक है, कि जो भारतीय बैंक है विदेशों में जाके लाभ अर्जित करता है, उसको भारत के राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे, और इसी प्रकार विदेश का कोई बैंक है भारत में आके ऑपरेट करता है और यहां पे लाभ अर्जित करता है, तो उसको क्या करेंगे, हम भारत के राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ेंगे, बल्कि जिस देश का बैंक है उस देश के राष्ट्रीय आय में जोड़ेंगे उसको, भले ही वो भारत में लाभ अर्जित किया है। क्लियर हो गया, चलिए तो ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी में देखते हैं, संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता। जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार संसद सदस्यों को भत्ता देती है, यानी कि केंद्र के संचित निधि से उनको दिया जाता है, और राज्य सरकारों को, राज्य सरकारें क्या करती हैं, अपने विधायकों को देती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे संसद सदस्य दोनों हो गए। ठीक है, संसद सदस्य दोनों हो गए, लोकसभा के भी हो गए और राज्यसभा के भी हो गए। दोनों को दिया जाने वाला जो भत्ता है, अलाउंसेस हैं, बहुत से उनको सैलरीज भी दी जाती है, और संसद सदस्य अपनी सैलरी का निर्धारण खुद ही करते हैं, सैलरीज भी दी जाती है। साथ में उनके बहुत से अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे हाउस अलाउंसेस हो गया, या टेलीफोन अलाउंसेस हो गया, या जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो घूमना फिरना है, या गाड़ियों व्हीकल के लिए जो अलाउंसेस हो गए, वो सब दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो देखिए संसद सदस्यों को जो भी दिया जाता है भत्ता, इसको भी राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया जाने वाला व्यय। मान लेते हैं कि भारत में विदेशों से पर्यटक आते हैं, ठीक है। अब जो भी पर्यटक आएगा ये भारत में क्या करेगा, घूमेगा। घूमेगा तो यहाँ की टैक्सी हायर करेगा, ट्रेन से जाएगा, फ्लाइट से जाएगा, तो यहाँ पे किराए के रूप में खर्च करेगा, उसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। फिर वो वस्तुएं खरीदेगा, खाएगा, पिएगा, उसको भी क्या करेंगे, जो व्यय करेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। क्लियर है? चलिए, 10वां ये चीज हो गया। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मकान मालिक द्वारा स्वयं रहने पर मकान का आरोपित किराया। अब जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने इनकम जनरेट की और मान लेते हैं कि ये 4 BHK घर बनाया है। 4 BHK का मतलब है कि उसमें 4 रूम है और एक हॉल है और किचन, सब कुछ बनाया हुआ है उसने, और इसमें रहता है, स्वयं के लिए रहने के लिए बनाया गया इसका मकान है। लेकिन इसका कुछ न कुछ एस्टिमेटेड रेंट तो होगा ना। मान लेते हैं कि अगर वो उसका स्वयं का ये मकान नहीं होता, वो किसी व्यक्ति से इसको रेंट पे लेता, रेंट पे लेता, तो जो एस्टिमेटेड रेंट है वो क्या, मान लेते हैं कि ये 20,000 रुपीज रेंट होता है इसका। लेकिन वो खुद का घर बनाया हुआ है तो इसको रेंट देना नहीं पड़ रहा है, वो खुद के घर में रह रहा है। लेकिन जब नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किया जाएगा तो इस 20,000 रुपीज को क्या करेंगे, हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। भले ही जो व्यक्ति है वो स्वयं के रहने के लिए मकान बनाया है, लेकिन राष्ट्रीय आय की गणना करते समय ये जो 100 रुपए का, अरे सॉरी 2,000 रुपए का, जो 20,000 रुपए का जो रेंट नहीं दे रहा है, वो स्वयं के रहने के लिए बनाया हुआ है, इसको हम राष्ट्रीय आय में क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहां क्लियर हो गया कि स्वयं के रहने के लिए मकान मालिक द्वारा बनाए गए घर पे जो आरोपित किराया है, एस्टिमेटेड रेंट है, उसको भी राष्ट्रीय आय की गणना में हम लोग सम्मिलित करेंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय किन किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है। तो यहां पे हमने देखा कि निम्नलिखित, देखिए यहां पे राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनको नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे हम लोगों ने देखा कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी थी, इसको बहुत डिटेल में हम लोगों ने देख लिया कि जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में सम्मिलित की जाती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पे है कि आप लोग इसको भी देख सकते हैं, हमने समझा दिया है आपको, ठीक है, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जो नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में इंक्लूड की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनको राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं करते हैं, उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वो कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं जिनको राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में हम लोग इंक्लूड करते हैं। अब वो देखेंगे कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनको राष्ट्रीय आय की गणना में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पहला है नई या पुरानी वस्तुओं का मूल्य जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं हुई है। अभी हम लोगों ने तो पहले देखा था कि जो भी मध्यवर्ती वस्तुएं हैं या जो अंतिम उत्पादित वस्तुएं हैं, स्टॉक हैं, भले उस वर्ष में नहीं बिका है लेकिन उसको उसी वर्ष में सम्मिलित किया जाएगा। तो मान लेते हैं कि जो पुरानी वस्तुएं हैं, नई या पुरानी वस्तुएं, देखिए पुरानी वस्तुएं लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई पुरानी वस्तु है, जैसे अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये 2024 और 2025 का ये वित्तीय वर्ष चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। मान लेते हैं कि एक बाइक थी जिसका प्रोडक्शन 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर में किया गया, 2-3 साल तक बाइक चलाई गई, फिर बाइक पुरानी हो गई, इस साल उसको बेच दिया गया। तो जो बेचा जाएगा, जो पुरानी बाइक का मूल्य होगा, ये इस साल भले दोबारा सेकेंड हैंड के रूप में बेचा गया है, उसके मूल्य को इस फाइनेंशियल ईयर में ना उस फाइनेंशियल ईयर में कभी कंक्लूड नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा, कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि एक बार ये बाइक जब उत्पादित हुई थी जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में इसके मूल्य को सम्मिलित कर चुके हैं हम।
दोबारा इस बाइक को चाहे सेकेंड हैंड में 40 बार बेचो, 50 बार बेचिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक बार जब बाइक उत्पादित हुई थी जिस फाइनेंशियल ईयर में, उस फाइनेंशियल ईयर में इस बाइक के मूल्य को हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जो पुरानी वस्तुएं हैं, ये चाहे जब बेची जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जिस वर्ष में उत्पादित हुई हैं उसी वर्ष इनका मूल्य इंक्लूड होगा। अब दूसरा देखते हैं कि नई वस्तुओं का मूल्य जो गणना वर्ष में उत्पादित नहीं हुई है। जैसे हमने कहा ना कि मान लेते हैं कि एक बाइक है जो 31 मार्च 2024 को बन के तैयार हो गई बाइक, लेकिन बिकी नहीं। बिकी कब? वो 1 अप्रैल 2024 में बिकी। अब जाहिर सी बात है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें बन के तैयार हो गई बाइक, बिल्कुल फैक्ट्री में बन के तैयार हो गई, बिल्कुल एकदम रैप्ड हो गई, और ये बिकी नहीं। बिकी कब? ये अगले वित्तीय वर्ष में बिकी बिकी लेकिन बिके ये कभी भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जिस वर्ष इसका उत्पादन हुआ है उस वर्ष में ही इसके वित्तीय या मौद्रिक मूल्य है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। चाहे वो जिस वर्ष में बिके, भले रैप्ड है, बिल्कुल नई है, लेकिन उसको कभी बिके उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस फाइनेंशियल ईयर में इसका उत्पादन होता है, जिस वित्तीय वर्ष में इसका उत्पादन होता है, उसी वित्तीय वर्ष में इसको क्या किया जाता है? इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पे ध्यान रखना एक चीज है कि चाहे पुरानी वस्तु हो या नई वस्तु हो, उसके बिकने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फर्क पड़ता है कि किस वर्ष उत्पादित की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जिस वर्ष ये उत्पादित की गई है उसी वर्ष इसके मूल्य को हम लोग इंक्लूड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी इसलिए ट्रिकी है कि जो कुछ यही सब चीजें हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड हैं, या जो कहा जाए कि ठीक है भाई चलो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं कैसे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे तो इसको समझ लेंगे। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग को लगता है कि एक ही बार में पढ़ें और एक ही बार में समझ में आ जाए। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि नहीं भाई अभी पढ़ें और अभी समझ में आ जाए। कई बार स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि सर हमें याद नहीं होता है। याद क्यों होगा भाई? एक बार में पढ़ने से याद तो होगा नहीं। हम लोग विवेकानंद जैसे, जो विवेकानंद जी के बारे में कहा जाता है कि वो एक तरफ किताब पढ़ते जाते थे और पेज फाड़ते जाते थे, ताकि उनको लगता था कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, एक ही बार में पढ़ने से हमें सब याद हो जाएगा। तो हम लोग इतने ब्रिलियंट तो है नहीं भाई, हम लोग का सामान्य आईक्यू है 120 से नीचे ही होगा, तो एक बार में पढ़ने से थोड़े याद हो जाएगा। और उसको लेके बहुत ज्यादा हम लोग को पैनिक भी नहीं होना है कि नहीं एक बार में पढ़े याद हो जाए। अरे नहीं याद होगा भाई, आप बार बार पढ़िए। ठीक है, तो इसको आप एक बार में पढ़ने की कोशिश मत कीजिए कि एक ही बार में याद हो जाएगा, और पैनिक मत होइए। ठीक है, कई बार पढ़ेंगे तब जाके ये चीजें हम लोग को याद होंगी। और दूसरा चीज ये होता है कि स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम और होती है कि सर कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सी रेफरेंस बुक है। तो मैं यही बोलूंगा कि जो अभी बिगनर हैं, बिल्कुल तैयारी शुरू किए हैं, वो 6 to 8 एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करें। 6 to 8 एनसीईआरटी को पढ़ लें, फिर इसके बाद और एनसीईआरटी पढ़ें तो उसकी लैंग्वेज पे खास करके फोकस करें, क्योंकि उसकी लैंग्वेज बहुत प्यारी है ये एनसीईआरटी की। उसको लैंग्वेज को पिक करें, उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमको यूपीएससी में क्वेश्चन को डील करना है, शब्दावलियों को सही से समझना है। ठीक है, फिर 9 to 10 पढ़ते चलें। तो ये इनिशियल स्टेज में शुरुआत करें, और रेफरेंस बुक के चक्कर में बहुत मत पढ़िए। आपकी नहीं, बहुत से रेफरेंस बुक हैं, एक कोई बुक लीजिए जो भी आपको लगता है। मार्केट में बहुत सी बुक हैं। वैसे अगर ठीक ठाक तैयारी कर लिए हैं तो आप नितिन सिंघानिया सर की बुक है उसको आप ले सकते हैं, विवेक कुमार सर की बुक है उसको आप ले सकते हैं, बाकी रमेश सर की बुक है उसको भी आप, कई बुक्स, बहुत सी बुक्स हैं आप पढ़ सकते हैं। बाकी कोचिंग के नोट्स भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि पहले एनसीईआरटी को बेस बुक बनाइए, आप उससे लेके चीजें समझिए तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन सी उत्पादित सम्मिलित नहीं होती हैं। तो पहला तो समझ लिए। दूसरा देखते हैं वित्तीय सौदे। जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है, वित्तीय सौदे का मतलब हो गया जैसे शेयर हो गए या डिबेंचर हो गए, बॉन्ड हो गए, इनका जो ट्रेडिंग होती है इनको नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता है। जैसे मान लीजिए क्या शेयर जितने भी बिके, जितने भी 1 लाख करोड़ के, 2 लाख करोड़ रुपए के जितने मूल्य के शेयर बिके या बॉन्ड बिके, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि देखिए ये जो फाइनेंशियल पेपर्स हैं, ठीक है, इनके ट्रेडिंग से कोई राष्ट्रीय आय में उत्पादन नहीं हुआ है। सिर्फ क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुई है। एक व्यक्ति मालिक था, अब दूसरा व्यक्ति मालिक हो गया जो खरीद लिया। इससे नेशनल इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि जैसे दुकानदार है, ये मार्कर का उत्पादन किया है प्रोड्यूसर,
प्रोड्यूसर उत्पादित करके होलसेलर को दिया, होलसेलर ने रिटेलर को दिया। तो यहां पे जब एक बार प्रोडक्शन हो गया, उत्पादित हो गया, फिर इसको कितनी बार बेचा जा रहा है, इससे क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति लेके दूसरे व्यक्ति को दे रहा है। उत्पादन तो एक ही बार हुआ है। तो जो भी फाइनेंशियल पेपर है, चाहे शेयर है, चाहे डिबेंचर बॉन्ड है, इनकी ट्रेडिंग को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है, कैलकुलेट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? इससे कोई नेशनल इनकम में प्रोडक्शन थोड़ी हुआ है। इससे क्या हुआ है? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हुआ है। एक व्यक्ति से स्वामित्व दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया गया है। इससे कोई भी उत्पादन नहीं हुआ है। ठीक है। तीसरा है अप्रत्याशित लाभ, जिसको बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट। अप्रत्याशित लाभ का मतलब है कि जो आपको अनायास मिल गया, जिसके लिए आपने कोई बहुत ज्यादा प्रयास नहीं किया। जैसे मान लेते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई, या मान लेते हैं कि आप केबीसी में गए और 5 करोड़ 7 करोड़ जो भी जीत गए आप, या आप जा रहे हैं रास्ते में कुछ गिरा हुआ मिल गया आपको, मान लीजिए खजाना मिल गया कुबेर का, बहुत किस्मत वाले हैं कि गए और खजाना मिल गया। तो जो विंडफॉल प्रॉफिट होता है, जिसको बोलते हैं कि अनायास जो लाभ हो गया, इसको भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि भाई ये अप्रत्याशित है, इसके लिए कोई आपने उत्पादन थोड़ी किया है, ये तो मिल गया है आपको। ठीक है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। और इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं कि ये सब चीजें जो है ना, ये नेशनल इनकम में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन कर देंगी। ठीक है, तो ये भी इनको इसलिए इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गृहिणी द्वारा अपने घर में किया गया कार्य। जो हम लोगों ने नेशनल इनकम की परिभाषा में देखा था कि जो गृहिणी है, हाउसवाइफ है, जो अपने घर में कार्य कर रही है, चाहे वो बच्चों को पालना हो, चाहे जितने भी ब्रेकफास्ट लेके लंच डिनर प्रिपेयर करना हो, घर की साफ सफाई करना हो, कपड़े की धुलाई करना हो, ये अपने घर में जो भी कार्य कर रही है, इसको नॉन इकोनॉमिक माना जाता है। और इसको हम लोग राष्ट्रीय आय में कंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन इसी तरह का कार्य दूसरे के घर में अगर करती है एज ए मेड, तो उसको हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया गया लाभांश। डिविडेंड का जो ट्रांसफर है, एक फर्म लाभ अर्जित की, दूसरी फर्म को दे दी, तो इसमें भी हम राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में इसको शामिल नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भाई फर्म ने जो लाभ अर्जित किया है, उसका सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर किया, एक फर्म ने दूसरी फर्म को दे दिया। जैसे अंबानी की, अडानी की कोई फर्म है, उसने लाभ अर्जित किया, दूसरे को दे दिया, तो इसको नेशनल इनकम में हम लोग सम्मिलित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये ट्रांसफर ऑफ पेमेंट है, कोई उत्पादन नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है एक फैक्ट्री या होटल का बिजली खर्च, क्योंकि यह मध्यवर्ती वस्तुएं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मैं एक होटल में गया और वहां पे मैंने रूम बुक किया। होटल में होटल वाले ने फैसिलिटी दिया कि यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई है, फ्री खाना है, और फ्री में मतलब जो भी फैसिलिटी जो एमिनिटीज हैं वो अवेलेबल होंगे। खाना हो गया फ्री में, वाईफाई फ्री में हो गया, या मैं उनके जाके स्पा या जो भी बार है उनका यूटिलाइज कर सकता हूं। बट इसका पर नाइट जो खर्च है वो 10,000 रुपीज है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो बिजली का बिल होगा, वो जो खाने का बिल होगा, वो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। क्यों? क्योंकि होटल ने फाइनल क्या रखा हुआ है, 10,000 रुपीज पर 24 आवर। मतलब 24 घंटे में इस होटल में हूं या एक नाइट स्टे किया हूं, तो उसका मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 10,000 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा। और उसमें मुझे खाना फ्री मिला हुआ है, उसमें मुझे वाईफाई फ्री मिला हुआ है, या जो भी होटल के अंदर सर्विसेज हैं, जैसे स्पा हो गया, बार हो गया, जो भी है यूटिलाइज करना हो वो फ्री हुए। तो इसी तरह से जो फैक्ट्री है इस या होटल है, इसमें बिजली का खर्च हो गया, वाईफाई का खर्च हो गया, या सब्जी का खर्च हो गया, खाने का खर्च हो गया, ये सब क्या होंगी? मध्यवर्ती वस्तुएं होंगी वहां पे। तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएंगी। ध्यान रखना है कि अगर होटल ने ये सब चीजें हमें फ्री दी हुई हैं तो ये सम्मिलित नहीं होंगी। लेकिन मान लीजिए कुछ होटल ऐसे भी होते हैं जो खाने का अलग से चार्ज करते हैं, तो जो खाने का अलग से चार्ज करेंगे वो तो भाई नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि खाने का वो अलग से पैसा ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इससे बचने के लिए बस यही सम्मिलित किया गया है कि जो होटल में बिजली का खर्च है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल इनकम में। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे बिजली का जो बिल है या खर्च है वो मध्यवर्ती वस्तु के रूप में कैलकुलेट किया गया है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए यहां पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गैर कानूनी तरीके से अर्जित आय, जैसे किसी ने इलीगल तरीके से आय अर्जित किया, जैसे चोरी किया, तस्करी किया, डकैती डाला या लूट मार किया, इससे जो भी इनकम जनरेट होगी,
इसको राष्ट्रीय आय में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? फर्स्ट तो यही है भाई कि ये इलीगल एक्टिविटीज हैं, गवर्नमेंट अगर इंक्लूड करने लगेगी तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट गैर कानूनी गतिविधियों को भी क्या कर रही है, मान्यता दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन या लॉ के अकॉर्डिंग चल रही है गवर्नमेंट, तो इस पे ही बट्टा लग जाएगा कि भाई गैर कानूनी गतिविधियों को सरकार खुद ही मान्यता दे रही है, तो सरकार क्या कर रही है, अपने नियम कानून को खुद ही तोड़ रही है। तो एक तो ये चैलेंज हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट, एक तो इसलिए इसको नहीं। दूसरा क्या होता है कि ये जो चोरी भले तस्करी या चोरी भले वो कितना भी स्किल है, कितना भी दक्ष है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि पिक पॉकेटर्स जो पॉकेट मारते हैं, आप मेट्रो में चलते होंगे देखते होंगे कि उसमें काफी पॉकेट मार होते हैं, बहुत सफाई से पॉकेट मार लेते हैं या पैसा चुरा लेते हैं, मोबाइल चुरा लेंगे आपका, थोड़ा सा भी जो सावधानी हटी दुर्घटना घटा के चल देते हैं। लेकिन वो कितने भी स्किल्ड हैं, लेकिन उन्होंने कोई उत्पादन काम नहीं किया, उन्होंने गैर कानूनी काम से अर्जित किया हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रीय आय में इनको सम्मिलित नहीं किया। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं ना कि जो ब्लैक मनी है, इस ब्लैक मनी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है कि एक दो रीजन है। पहला तो ये है कि इसका सही सही अनुमान नहीं है, और दूसरा है उत्पादन गतिविधि तो है नहीं ये, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये सब इलीगल तरीके से किया गया है और गवर्नमेंट इलीगल तरीके इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लीगलाइज नहीं कर सकती। अगर वो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करेगी तो इसका मतलब होगा कि गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर रही है, और ये सरकार की साख पे क्या होगा, एक तरह का बट्टा होगा। तो इसलिए सरकार इसको इंक्लूड नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट है, एक है हस्तांतरित भुगतान भुगतान जिसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या हो गया, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हो गई, बेरोजगारी भत्ता हो गया, या ओल्ड एज जो पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, या जो रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पेंशन दे रही है। ठीक है, देखिए जब सर्विस कर रहा है व्यक्ति ना, तब तो गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है, तो वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन जब वही व्यक्ति रिटायर हो जाता है, जब गवर्नमेंट उसको पेंशन देती है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि ये मान के चला जाता है कि अब इसने क्या किया कि रिटायरमेंट के बाद ये कोई उत्पादन गतिविधि में हिस्सा नहीं ले रहा है, तो इसलिए इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जितने भी अलाउंसेज हैं या ट्रांसफर पेमेंट हैं, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, जो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेज हैं, या ओल्ड एज पेंशन हो गया, या विडो पेंशन हो गए, या ये जो आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन हैं, ये जितने भी हैं ना, इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं इनको। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशों से प्राप्त उपहार। जैसे विदेशों से अगर कोई ग्रांट मिल गया हमें, जैसे मान लेते हैं कि जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो आपने देखा था कि भारत सरकार ने बहुत से लोगों को अपना ग्रांट दी थी, बहुत से देशों को। या मान लीजिए कि भी प्रधानमंत्री विदेशों में घूमने गए, इनको किसी ने गिफ्ट कर दिया, कुछ दे दिया। तो जो उपहार मिलता है ना, इसको भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करते हैं। पहला तो ये होता है कि भाई ये रेगुलर बेसिस पे तो मिल नहीं रहा है, कभी मिला कभी नहीं मिला। दूसरी बात कि ये किसी उत्पादन गतिविधि के बदले तो मिला नहीं है, ये उपहार मिला है, तो इसलिए नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यही जो उपहार गिफ्ट है, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे हम लोग कि करंट अकाउंट जो होता है, चालू खाता होता है। चालू खाता भी दो भाग में डिवाइड होता है, एक होता है विजिबल अकाउंट और एक होता है इनविजिबल अकाउंट। तो वहां पे ये जो उपहार है ना, ये इनविजिबल अकाउंट में वहां पे इंक्लूड होगा। कहां पे होगा? बैलेंस ऑफ पेमेंट जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि। मान लेते हैं कि यही पेन बनाने वाली कंपनी है, इसने पेन बनाया, आज इस पेन की कीमत 100 रुपए है, 100 रुपए इस पेन की कीमत है, और ये कंपनी के पास रखा हुआ है, यानी कि जो कंपनी पेन बनाई है उसी के गोदाम में ये पेन रखा हुआ है। लेकिन इसकी कीमत में वृद्धि हो गई, इसकी कीमत बढ़ के 120 रुपए हो गया। तो ये 20 रुपए अतिरिक्त जो बढ़ा हुआ है, इसको भी राष्ट्रीय आय में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि जब जिस समय उत्पादन हुआ था उस समय जो इसकी कॉस्ट थी उसको तो नेशनल इनकम में खुद हम लोग ने इंक्लूड कर लिया। जो भी इसका, अगर नेशनल इनकम का कैलकुलेशन हम लोग फैक्टर लागत के आधार पे, फैक्टर कॉस्ट के आधार पे कैलकुलेट करें तो वहां पे कैलकुलेट करें, अगर मार्केट प्राइस के आधार पे करें तो उस साल तो इसका मूल्य कैलकुलेट हो चुका है, कीमत कैलकुलेट हो चुकी है उस साल के नेशनल इनकम में। अब स्टॉक रखा हुआ है, उसके मूल्य में अतिरिक्त वृद्धि हो गई, कीमतों में वृद्धि हो गई, प्राइस इंक्रीज हो गया, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अवकाश के समय परिवार द्वारा अपने बगीचे में उत्पादित वस्तुएं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो कहीं और वर्क कर रहा है, तो जो प्रोडक्शन कर रहा है वो तो नेशनल इनकम में इंक्लूड हो रहा है। लेकिन मान लेते हैं कि वही व्यक्ति अवकाश मतलब हॉलिडे या जो लेजर है उसमें अपने घर के बगीचे में कोई कार्य कर रहा है, कुछ उत्पादित कर रहा है अपने बगीचे में,
हॉबी, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, किचन गार्डनिंग करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं या अपने बाग बगीचे में कुछ काम कर उत्पादित कर रहे हैं, सब्जियां उगाए, फल उगाए, तो उसके कीमतों को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों माना जाता है कि ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, इनका कोई आर्थिक मूल्य नहीं है या इकोनॉमिक पर्पस नहीं है, तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में किसको किसको इंक्लूड करते हैं और किसको किसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये जिनको इंग्लिश मीडियम में जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है कि आप इसको वही जितनी भी चीजें हैं सब इंग्लिश मीडियम में हमने दे दी हैं कि किसको नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और किसको नहीं किया जाएगा। तो ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, हम लोगों ने देखा कि किसको इसको राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन में किसको इंक्लूड किया जाता है और किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि नेशनल इनकम की डिफिनीशन क्या है, नेशनल इनकम में क्या होता है, ठीक है, इन टर्म्स को हमने क्लियर किया यहाँ पे। फिर टर्म्स को जितने क्लियर किया, फिर हमने देखा कि राष्ट्रीय आय के कैलकुलेशन करते समय किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है और किन किन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो ये हम लोग का आज का चैप्टर था नेशनल इनकम से रिलेटेड। फिर इसके बाद हम लोग नेशनल इनकम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं या जो इसके विभिन्न मेथड्स हैं, धारणाएं हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।